नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में क्लास 9th हिंदी के एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प पार्ट रीढ़ की हड्डी पर बात होगी। जगदीश चंद्र माथुर जी का लिखा ये नाटक सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई पर सीधा वार करता है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस पाठ की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का असली मतलब क्या है। सोचने वाली बात है, क्या बिना रीढ़ की हड्डी या बैकबोन के कोई इंसान सीधा खड़ा हो सकता है? विज्ञान तो कहता है बिल्कुल नहीं। लेकिन जगदीश चंद्र माथुर जी के इस नाटक में रीढ़ की हड्डी सिर्फ हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल सोशल सिंबल है। ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है कि समाज में सीना तान कर पूरे सम्मान के साथ खड़े रहने के लिए विचारों की रीढ़ की हड्डी होना कितना जरूरी है। आज की इस चर्चा में हम इन अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले पाठ का परिचय और मुख्य पात्रों को जानेंगे, फिर कहानी के सार और प्रमुख संवादों पर गौर करेंगे, और आखिर में जो सबसे जरूरी है वो है सामाजिक संदेश और परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, पात्र और पृष्ठभूमि। आइए देखते हैं कि कहानी की शुरुआत आखिर होती कैसे है। नाटक की शुरुआत एक सजे हुए कमरे से होती है, जहां रामस्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा काफी परेशान हैं। उनके घर लड़के वाले उनकी बेटी उमा को देखने आ रहे हैं। लेकिन असली संघर्ष क्या है? रामस्वरूप की बेटी उमा बीए पास है, मतलब काफी पढ़ी लिखी है, पर रामस्वरूप इस सच्चाई को छिपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लड़के वाले आ रहे हैं, खासकर लड़के के पिता गोपाल प्रसाद, उनकी सोच बहुत पुरानी और पिछड़ी हुई है। उन्हें लगता है कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। जरा सोचिए, एक पिता को समाज के दबाव में अपनी ही बेटी की शिक्षा छिपानी पड़ रही है, जो असल में गर्व की बात होनी चाहिए थी। और अब जरा उस लड़के की बात करते हैं जिसके लिए ये सारा नाटक रचा जा रहा है। इसका नाम है शंकर। ये लखनऊ में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है इसकी शारीरिक और मानसिक हालत। शंकर सीधा होकर नहीं बैठ पाता, उसकी कमर हमेशा झुकी रहती है। लेखक ने बड़ी ही चतुराई से शरीर की इस कमजोरी को उसके कमजोर व्यक्तित्व से जोड़ दिया है। उसका अपना कोई विचार, कोई स्टैंड नहीं है। वो बस अपने पिता की हर बात में जी हाँ करता रहता है। भाग 2, कहानी का सार और प्रमुख संवाद। चलिए अब उस सीन पर चलते हैं जहां दोनों परिवार आमने सामने बैठते हैं। मेहमान घर आ चुके हैं। रामस्वरूप बहुत ही चापलूसी भरे अंदाज में गोपाल प्रसाद और शंकर का स्वागत करते हैं। बातों ही बातों में गोपाल प्रसाद अपने जमाने की तारीफें करने लगते हैं, और फिर अचानक बड़ी ही कारोबारी और लालची आवाज में कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। जरा ध्यान दीजिए, विवाह जैसा पवित्र रिश्ता जिसे दो परिवारों का मिलन माना जाता है, उसे वे महज एक व्यापार, एक बिजनेस डील बता रहे हैं। ये एक डायलॉग समाज की उस मानसिकता की पोल खोल देता है जो शादी को सिर्फ एक सौदे के रूप में देखती है। इसके बाद शुरू होता है लड़की देखने का अजीबोगरीब तमाशा। गोपाल प्रसाद और शंकर उमा से ऐसे पूछताछ करते हैं जैसे किसी मुजरिम से कर रहे हों। गोपाल प्रसाद साफ कह देते हैं कि उन्हें एक दब्बू लड़की चाहिए जो सिर्फ घर का कामकाज संभाले। वे बड़ा ही बेतुका तर्क देते हैं कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ मर्दों का काम है, जैसे शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं, और मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं। ये अजीब सा तर्क उस पितृसत्तात्मक समाज की खोखली सोच को दिखाता है, जो औरतों को हमेशा अपने से नीचे रखना चाहता है। और ठीक इसी समय उमा की एंट्री होती है। उमा बहुत ही सादे कपड़ों में कमरे में आती है, लेकिन उसके चेहरे पर चश्मा लगा हुआ है। बस चश्मा देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर के होश उड़ जाते हैं। रामस्वरूप हड़बड़ाकर बहाना बनाते हैं कि आंखें दुखने की वजह से चश्मा लगा है। खैर, इसके बाद उमा से सिलाई, पेंटिंग और गाने बजाने के बारे में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जैसे वो कोई जीती जागती इंसान नहीं, बल्कि बाजार में बिकने वाला कोई शोपीस हो। जब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तब उमा आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ती है, और यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उमा एकदम शांत लेकिन बहुत ही मजबूत और गुस्से से भरी आवाज में कहती है, क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। उमा साफ कर देती है कि लड़कियां कोई फर्नीचर नहीं है जिन्हें हर तरफ से ठोक बजाकर खरीदा जाए। वो कोई दब्बू लड़की नहीं है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उमा अब सीधे शंकर पर वार करती है और कहती है,
जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। ये एक जबरदस्त पलटवार है। जो शंकर अभी तक आदर्श दामाद होने का नाटक कर रहा था, उसकी सारी असलियत सबके सामने आ जाती है। उमा बिना डरे शंकर की कायरता का पर्दाफाश कर देती है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। गोपाल प्रसाद गुस्से में तिल मिलाकर जब जाने लगते हैं तो उमा पीछे से एक ऐसा वाक्य बोलती है जो सीधे दिल पर लगता है। वो कहती है, घर जाकर जरा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन, ये डायलॉग एक करारी चोट है। जिस लड़की को ये लोग बेवकूफ और दब्बू समझ रहे थे, वही असल में सबसे ज्यादा समझदार, निडर और साहसी निकलती है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात ये है कि रीढ़ की हड्डी का असल मतलब क्या है। शाब्दिक अर्थ तो हम सब जानते हैं, शरीर की पीठ की हड्डी, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। ये चरित्र की मजबूती, आत्मसम्मान और नैतिक साहस का प्रतीक है। शंकर की शारीरिक रीढ़ की हड्डी भी झुकी हुई है और उसमें अपना कोई स्वाभिमान भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उमा के पास एक बहुत ही मजबूत चरित्र रूपी रीढ़ की हड्डी है। भाग 3, 360 डिग्री विश्लेषण और परीक्षा की तैयारी। चलिए अब उन खास बिंदुओं को देखते हैं जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर शंकर और उमा की तुलना की जाए तो एक बड़ा फर्क नजर आता है। शंकर उच्च शिक्षित तो है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसका चरित्र बिल्कुल कमजोर है। वो पिता की गलत बातों पर चुप रहता है और लड़कियों के हॉस्टल के बाहर पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ उमा है, जो उच्च शिक्षित होने के साथ साथ एक बेहद मजबूत चरित्र वाली लड़की है। यहाँ लेखक ने साफ कर दिया है कि सच्ची शिक्षा सिर्फ डिग्रियां बटोरने में नहीं, बल्कि एक मजबूत चरित्र बनाने में है। और हमारे समाज को शंकर जैसे नहीं, बल्कि उमा जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। अगर सामाजिक संदेश की बात करें तो ये पाठ हमें कई जरूरी बातें सिखाता है। पहला, ये दहेज प्रथा और शादी के नाम पर महिलाओं को बस एक सामान समझने वाली घटिया सोच की कड़ी निंदा करता है। दूसरा, ये गोपाल प्रसाद जैसे लोगों के जरिए पितृसत्तात्मक समाज के उस दोगलेपन को उजागर करता है जहां लड़के और लड़की के लिए अलग अलग नियम बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पाठ महिलाओं की गरिमा, उनके आत्मसम्मान और समान शिक्षा के अधिकार का पूरी तरह से समर्थन करता है। अब आते हैं परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। अक्सर 3 मुख्य सवाल पूछे जाते हैं। पहला, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता। इसे आप शारीरिक और वैचारिक मजबूती का अंतर बताकर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरा, रामस्वरूप की मजबूरी और गोपाल प्रसाद की मानसिकता के बीच का टकराव। और तीसरा, समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत क्यों है। अगर आप इस एक्सप्लेनेशन में बताई गई बातों को ध्यान में रखेंगे तो इन सवालों के जवाब बहुत आसानी से और प्रभावशाली ढंग से दे पाएंगे। अंत में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये पाठ सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा भी है। इसलिए ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है कि समाज में महिलाओं को उचित सम्मान और गरिमा दिलाने के लिए हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या-क्या प्रयास कर सकते हैं। ये एक ऐसा विचार है जिसे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं पूरा होता है। सीखते रहिए और एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ाते रहिए।